जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जय हो स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर। वर्ल्ड ज्योग्राफी की हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसमें हमने इक्वेटर के आसपास की जगह को देख लिया था। उसके बाद हमने ट्रॉपिकल जो उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र थे उसमें हमने प्रवेश कर लिया था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका सवाना या सूडान क्लाइमेट, यानी सवाना या सूडान जलवायु। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सवाना नाम भी लिखा हुआ है और यहाँ पर आप देख रहे हैं सूडान भी लिखा हुआ है। सूडान हमें पता है अफ्रीका का एक देश है। अब चूंकि ये जो घास के मैदान है ये बेहतरीन तरीके से जब हम इसे पढ़ते हैं तो ये आपका सूडान में ज़्यादा अच्छे तरीके से पाया जाता है। तो अब सूडान में जब अच्छे तरीके से पाया जाता है तो क्यों ना हम इस क्लाइमेटिक रीजन का नाम, जैसे मेडिटेरेनियन में हम पढ़ेंगे कि मेडिटेरियन एक सी है, समुद्र है, उसी के क्षेत्र के आसपास हमने क्लाइमेट का नाम रख दिया जबकि वो दुनिया के बाकी हिस्सों में भी पाया जाता है। ठीक उसी तरीके से हम लोग सूडान है देश का नाम और सूडान में ये घास बेहतर तरीके से उगते हैं तो हम उसी के नाम पर सवाना या सूडान क्लाइमेट नाम रख देते हैं। तो हम जो ये आमूमन ये जो ये पढ़ने जा रहे हैं, ये घास के मैदान आपको जो दिखेंगे ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड या फिर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। क्योंकि आप इनकी भौगोलिक स्थिति, जोग्राफिकल लोकेशन देखिए, यहाँ से ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पार कर रही है, ये आपकी इक्वेटर वाली लाइन है और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। ठीक है, यानी मकर रेखा है। तो इस क्षेत्र के बीच में अगर कोई चीज़ आ रहा है तो ये ट्रॉपिकल एरिया ही है या फिर उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र है। तो यहाँ जो घास के मैदान हमें मिल रहे हैं उसके बारे में हमें जानना है। अब पिछले वीडियो में हमने एक वीडियो में ये देखा था कि इक्वेटर ये जो 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री के आसपास, 0 डिग्री भी मत लीजिए, 5 डिग्री से 10 डिग्री लीजिए, तो 5 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 5 डिग्री से 10 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, यानी सदर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको किस तरीके के पेड़ देखने को मिले थे? इक्वेटोरियल टाइप के क्लाइमेट देखने को मिले थे, जहाँ पे बारिश हो रही थी, जहाँ पे मौसम हर तरफ नहीं बदल रहा था, साल में एक ही जैसा मौसम था, भारी बारिश थी। कौन कौन से वहाँ पे जनजातियाँ रहती हैं, किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया था। तो अब आप ये जो घास के मैदान वाले क्षेत्र देख रहे हैं, ये कौन से एरिया होंगे? ये वो एरिया होंगे जहाँ ना तो बहुत भारी बारिश हो रही है इक्वेटर में, जैसा हमने पढ़ा था कि 200, 300, 500, 1000 सेंटीमीटर की बारिश नहीं देखने को मिलेगी आपको, और ना ही इतनी कम बारिश देखने को मिलेगी कि आपको रेगिस्तान या मरुस्थल वाली स्थिति देखने को मिले, यानी डेजर्ट देखने को मिले। तो डेजर्ट के लिए, मरुस्थल वाले क्षेत्रों के लिए हमें 25 सेंटीमीटर से कम की बारिश चाहिए होती है। तो जब हम इसके बाद एक दो टॉपिक के बाद जो भी हम देखेंगे मरुस्थल या डेजर्ट के बारे में, तो आप देखेंगे कि जैसे यहाँ अफ्रीका में आप देख रहे हैं, ये अभी आपको घास दिख रहा है, इसी घास के इधर बगल में आप देखेंगे तो फिर इससे भी जब कम बारिश होने लगेगी तो आपको घास के बाद छोटे छोटे घास और फिर आपको क्या दिखेंगे? रेगिस्तान जैसे सूखे मरुस्थल वाले एरिया दिखेंगे। तो ये जो घास के मैदान हैं ये आपके दो क्षेत्रों के बीच में पाए जाते हैं, यानी कि एक तरफ हो गया आपका अंतिम छोर हो गया इस घास के मैदान का रेगिस्तान मरुस्थल वाला एरिया डेजर्ट, और इधर आप देखेंगे तो ये आपका हो गया इक्वेटर वाला एरिया जहाँ पे भारी बारिश होती है। तो इनकी बारिश कितनी होगी? 75 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, यानी 30 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश हो जाए और 100 सेंटीमीटर के आसपास बारिश हो जाए, 80 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, बस इतने के रेंज में बारिश होनी चाहिए। तो आपके ये घास के मैदान दिखेंगे। अब चूंकि यहाँ बारिश कम है, मिट्टी उपजाऊ है लेकिन बारिश कम है, इसीलिए ये ट्रॉपिकल एरिया में जो उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र हैं यहाँ पे आपको पेड़ दिखेंगे लेकिन कम दिखेंगे। दूर तक घास के मैदान दिख रहे हैं, बीच बीच में पेड़ दिख रहे हैं, फिर घास के मैदान दिख रहे हैं, फिर पेड़ दिख रहे हैं। और इसी की वजह से आप देखेंगे कि जब घास है तो घास को खाने वाले हर्बीवोर्स, यानी कि जो घास को खाने वाले जानवर हैं, गाय हो गई, गाय नहीं, मान लीजिए जंगल की हम बात करें तो आप हिरन ले लीजिए, इस तरीके के जो जानवर है वो आपको दिखने को मिलेंगे। उनके लिए दौड़ना भागना भी बड़ा आसान रहेगा क्योंकि घास में से दौड़ना आसान होता है। और इनको खाने वाले फिर जो जानवर आपको दिखेंगे, बाघ और बाकी, वो भी आपको यहाँ पर दिखेंगे जानवर। तो इसीलिए यहाँ पर शिकार करने के लिए बहुत से बड़े बड़े लोग या पहले के जो राजा हुआ करते थे या फिर जो आप मान लीजिए कि विदेशी लोग थे, अंग्रेज़ थे, तो ये लोग वहाँ पे हंटिंग करते थे। तो जब ये शिकार करते थे तो इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है बिग गेम कंट्री, बड़े खेलों के देश, क्योंकि यहाँ शिकार हुआ करते थे जानवरों के। तो इसलिए इसको बिग गेम कंट्री भी कहते हैं। तो कभी एमसीक्यू में आपसे घूम के पूछते कि बिग गेम नेशंस या बिग गेम कंट्री जो हम कहते हैं वो कौन से क्लाइमेटिक रीजन में पाए जाते हैं, तो वो कौन सा क्लाइमेटिक रीजन है? वो आपका रेगिस्तान नहीं होगा क्योंकि रेगिस्तान में खुला जानवर है, वो
उसको वैसे भी घास वगैरह उतना मिलेगा नहीं खाने के लिए, और आप वहाँ पे क्या शिकार करेंगे। तो इससे बढ़िया यहाँ पर आपको घास वाले जगह पे ज़्यादा मिल जाएंगे, जहाँ हर तरह के जानवर आपको मिल रहे हैं, तो आराम से शिकार करिए। तो ये लैंड ऑफ बिग गेम इसलिए कहलाता था। अब हम देखते हैं थोड़ी सी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से घासों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं दक्षिण अमेरिका में, तो ये आपका वेनेजुला और ये आपका कोलंबिया देश है। तो वेनेजुला और कोलंबिया, अच्छा दक्षिण अमेरिका में एक आप कमेंट करके ये बताइएगा कि कौन सा ऐसा देश है जो ये अटलांटिक महासागर और ये पैसिफिक, इन दोनों को टच करता है, और वो इकलौता देश है दक्षिण अमेरिका का जो इन दोनों ही महासागरों को टच करता है। वो कंट्री में वेनेजुला है या कोलंबिया है, एक बार आप देखिएगा ज़रूर, आपका रिवीजन भी हो जाएगा मैप का। तो यहाँ पर ये वेनेजुला और कोलंबिया वाला जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पे नदी और बेसिन हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ओरिनिको बेसिन यहाँ पर मौजूद है इन दोनों देशों को मिला के। तो ओरिनेको बेसिन में जो हमें घास के मैदान देखने को मिलते हैं वो हम कहते हैं लानोस, ठीक है, लानोज कहते हैं। कोलंबिया और वेनेजुला दोनों ही क्षेत्र में चूंकि नदियाँ ऐसे फैली हुई हैं प्लेन एरिया में, तो वहाँ पर आपको ये घास के मैदान देखने को मिलेंगे, और ये ओरिनेको बेसिन के पास मिलते हैं, क्योंकि अक्सर आपको एमसीक्यू में ओरिनेको बेसिन नाम दे देगा, ना कि वेनेजुला या कोलंबिया, क्योंकि दोनों देशों में पाए जा रहे हैं ये घास के मैदान। तो इससे भी आप एमसीक्यू ठीक कर सकते हैं कि लानोस कहाँ मिल रहा है। सबसे सिंपल ऑप्शन देगा दक्षिण अमेरिका, आपका आंसर सही हो गया। मान लीजिए थोड़ा और टफ बनाया, ओरिनिको बेसिन, तो भी ठीक हो गया। अब मान लीजिए उनका मन हुआ कि नहीं हम देश का नाम लिखेंगे, तो आपके सामने 4-5 देश का नाम लिख दिए हैं, तो जहाँ वेनेजुला और कोलंबिया लिखा होगा उसे ढूंढ लीजिएगा। दोनों देशों के नाम लिखे होंगे और बोथ का ऑप्शन होगा कि दोनों सही हैं, तो दोनों सही वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो किस तरह का ऑप्शन आ रहा है उस हिसाब से आप आंसर टिक करिएगा। तो ये वाला आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए हो क्या रहा है, अब हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि ये हाई प्रेशर वाला है रीजन, जो ये 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो देशांतर है 30 अक्षांश है, सॉरी अक्षांश जो कि आपका लेटीट्यूड कहलाता है 30 डिग्री नॉर्थ। तो ये 30 से 35 डिग्री वाला जो ये हिस्सा है यहाँ पर कहीं पड़ता है, ये हाई प्रेशर वाला रीजन है। ये हम समझ चुके हैं पिछले वीडियोस में ऐसा क्यों है। तो यहाँ से हवाएं जब ये इक्वेटर की तरफ, ये ट्रॉपिकल एरिया की तरफ ऐसे बह रही हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर पड़ रहा है पहाड़, एक वेनेजुला के पास में, जिसको हम आप अक्सर हाईलैंड्स के नाम से देखते होंगे। तो हाईलैंड क्या है, वो जमीन जो ऊंची है, मतलब क्या पहाड़ है। तो ये वेनेजुला के आसपास आपको पहाड़ दिखेगा और यहाँ ब्राज़ील में भी दिखेगा। तो अब आप सोचिए इधर से बारिश वाली हवाएं ऐसे ऊपर उठती हैं, तो ये जो पहले पहाड़ के हिस्से से जब ऊपर चढ़ रही है बादल, तो वहाँ तो बारिश हो जाएगा, लेकिन जब वो फिर हवाएं नीचे दूसरी तरफ जाने की कोशिश करेंगी, तो चूंकि उन हवाओं ने बारिश पहले ही करा दिया है एक तरफ, तो उस हम तरफ को क्या बोलते हैं, विंडवर्ड साइड। और जब वो बहते हुए नीचे की तरफ दूसरे साइड जाएगा तो सूखी हवा जाएगी, या कम बारिश वाली हवाएं होंगी, वो कम नमी वाली हवाएं होंगी, तो कम बारिश करा पाएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीवर्ड साइड। तो ये सब जो घास वाला आप क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पर हवाएं बारिश लेके सीधे नहीं आ रही हैं। अगर सीधे आती तो यहाँ पे आपको घास के मैदान नहीं देखने को मिलते, फिर शायद आप ये जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आप पढ़ते हैं सेल्वा ब्राज़ील में, ये शायद आप बहुत बड़े स्तर पे पढ़ते हैं कि देखो वहाँ तो चारों तरफ बारिश ही बारिश हो रही है। लेकिन चूंकि हमें पता है कि पहाड़ के दूसरे हिस्से में पड़ रहे हैं, तो यहाँ घास के मैदान आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि बारिश कम पड़ रही है। तो यहाँ पहले नंबर पे क्या है, लानोस। अब यहाँ पे ना 3 आपको ब्राज़ील में नाम देखने को मिलेंगे, कहीं पे एक नाम है, कहीं 2 नाम है। तो काफ़ी सर्च करने के बाद ये 3 नाम मुझे मिला, तो मैंने आप लोगों के सामने तीनों नाम दे दिया, ताकि आपको कैसे भी क्वेश्चन घुमा के आए आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो उसमें एक है कैंपोस। कैंपोस देखिए नीचे की तरफ है, ये ब्राज़ील के उस हिस्से में है जहाँ पराग्वे, उरुग्वे और कुछ अर्जेंटीना का हिस्सा ये घास के मैदान टच करते हैं। तो ज़्यादा चांस ये है कि आपसे जब ये कैंपोस के बारे में पूछे तो फिर से एक ऑप्शन दे दे दक्षिण अमेरिका। हाँ, दक्षिण अमेरिका सही है। अब क्वेश्चन को टफ बनाया, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे, इन सब देशों के नाम हो जो कि ब्राज़ील से टच करते हैं, तो सही मार दीजिएगा। वैसे इतना जटिल क्वेश्चन वो नहीं बनाते हैं, किसी एक देश का नाम ही दे देंगे, और ज़्यादा चांस है कि या तो दक्षिण अमेरिका लिखें कैंपोस के नाम पर, या फिर वो उरुग्वे या ब्राज़ील दें। ऐसा इसलिए है क्योंकि उरुग्वे जो देश पड़ता है उसमें लगभग ये पूरे देश को कवर करता है ये घास। तो जिस देश में मान लीजिए कोई घास है या कोई जंगल है, वो एक से अधिक देशों में फैला हुआ है, तो जिस देश में ये घास के मैदान या ये जंगल या मरुस्थल सबसे अधिक पाए जाते हैं, वहाँ पर उसी देश के नाम को क्वेश्चन के ऑप्शन में डाल दिया जाता है। तो प्रमुखता से अगर देखा जाए तो ये घास प्रमुख रूप से उरुग्वे में पाए जाते हैं।
जो ज़्यादा चांस है कि कैंपोज ऑप्शन आपका उरुग्वे में रहेगा, नहीं रहा तो दक्षिण अमेरिका, वरना पराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राज़ील कुछ भी देगा, आप मार दीजिएगा। कैंपोस के बाद क्या है? सेराडोस। सेराडोस के बाद क्या है? कटिंगास। तो धीरे धीरे आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड कहते हैं, क्योंकि ब्राज़ील के ये पहाड़ वाले क्षेत्र पड़ जाते हैं। तो यहाँ से अगर बारिश ये आया भी, देखिए ये तो इक्वेटर पार कर रहा है, तो कुछ हवाएं, कुछ नमी लेके इधर से हवाएं आएंगी, कुछ इधर से आएंगी। अब चूंकि ये पहाड़ के दूसरे साइड पड़ रहा है, बारिश उसी साइड हो जा रही है अधिकतर, तो यहाँ पर आपका ये देखने को मिलेगा घास। लेकिन यहाँ पर ना आपका पहाड़ नहीं है हर जगह। तो देखिए यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं, ये लगभग लगभग अंदर तक, काफ़ी दूर तक जाती हैं बादल। इसीलिए आप जो ये सेल्वा या जो ये ट्रॉपिकल, ये जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट पढ़ते हैं, सबसे बड़ा अमेजॉन फॉरेस्ट पढ़ते हैं अमेजॉन नदी के पास में, तो ये आप ऐसे देखते हैं कि इस एरिया में ज़्यादा फैला हुआ है, वो इसीलिए है। ये आपका हो गया सेराडोस, कटिंगास, हाँ कैंपोस, सेराडोस, कटिंगास। तो सेराडोस और कटिंगास नंबर 3 और नंबर 4 तो पूरे के पूरे ब्राज़ील में पाए जाते हैं, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन ये जो कैंपोस है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि कैंपोस हो सकता है आपका ब्राज़ील दे या फिर अर्जेंटीना दे दे। अर्जेंटीना कम चांस है, क्योंकि इसमें जरा सा पाया जाता है। उरुग्वे, पराग्वे का ऑप्शन ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि ब्राज़ील आने पर सबको पता है, उनको भी पता है कि आप सही कर सकते हैं एक बार में। अब हम बढ़ते हैं साउथ अमेरिका के बाद अफ्रीका में। यहाँ भी वही कहानी है। अब आप देखिए ये इक्वेटर पास कर रहा है। अब इक्वेटर के पास से आप ये देख रहे हैं नीचे से, अब यहाँ भी हाई प्रेशर रीजन है, ये 30 से 35 डिग्री वाला हाई उच्च प्रेशर वाला ये दबाव वाला क्षेत्र है ये। तो यहाँ से हाई प्रेशर से जब ये हवाएं बढ़ रही हैं अफ्रीका में, तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि ये फिर से आपका जो ये रीजन है आपका तंजानिया, केनिया, तंजानिया, इथोपिया, ये फिर पहाड़ वाले रीजन है। तो बारिश अधिकतर इसी हिस्से में हो जा रही है। तो जब वहाँ पहुँच रही है, तो फिर ये घास के मैदान आपको देखने को मिल रहे हैं। और जब यहाँ पे बारिश हो रही है इक्वेटर के पास में, ये आपको पता है इक्वेटोरियल जंगल है, ठीक है। तो यहाँ के बाद फिर जब बादल अंदर की ओर थोड़ा सा अंदर आता है, बादल यहाँ से बारिश कराते हुए, ये मान लीजिए यहाँ से ये प्रेशर वाले हवाएं आ रही है, हाई प्रेशर से इधर से हवाएं जा रही हैं और लगभग इस क्षेत्र में मिलती हैं। तो यहाँ तो बारिश हो जा रही है आपकी। जब यहाँ बारिश हो जा रही है, तो जब ये अंदर थोड़ी सी आती हैं, तो वहाँ फिर कम बारिश वाला एरिया हो जाता है। और जैसे जैसे आप इन क्षेत्रों के साथ, घास के मैदानों के साथ ऊपर सहारा डिजर्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे कि धीरे धीरे घास के मैदान छोटे होते चले जाएंगे और सूखी रेगिस्तान, ये मिट्टी आनी शुरू हो जाएगी और फिर धीरे धीरे आप मरुस्थल रेगिस्तान के पास में पहुँच जाएंगे। तो ये एक बदलाव वाला, ट्रांजिशन वाला क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जब आप धीरे धीरे इक्वेटोरियल जंगलों के पास आएंगे, तो अब जंगल से सटा हुआ जो घास के मैदान है, वहाँ भी कुछ पेड़ आपको दिखेंगे। तो जब आप यहाँ पे फोकस करेंगे कि वहाँ किस तरह के पेड़ हमें दिख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको आना पड़ेगा कॉन्सेप्ट के लिए। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे अधिकतर कि लंबे लंबे घास दिखेंगे आपको, क्योंकि थोड़ी बहुत बारिश मिल जा रही है, लंबे घास हैं, मिट्टी भी उर्वरक है क्योंकि नदियाँ काफ़ी बह रही हैं। अब टॉल ग्रास हैं, लंबे लंबे घास देखने को मिलेंगे और बीच बीच में पेड़ देखने को मिलेगा। तो ये जो लंबे लंबे घास हैं, ये सूडान, आपको यहाँ देश बीच में पड़ता है, सूडान और साउथ सूडान का आप अक्सर पढ़ेंगे, बॉर्डर पे लड़ाइयाँ भी होती रहती हैं। तो ये सूडान बड़ा देश है और छोटा सा देश है साउथ सूडान। और देखिए सबसे अधिक ये घास के जो क्षेत्र हैं, सबसे अधिक उसी देशों में पाए जा रहे हैं। तो जब उन्हीं देशों में पाए जा रहे हैं, उन्हीं के नाम पे हम ये सूडान क्लाइमेट पढ़ रहे हैं। तो इसी सूडान में आपको लंबे लंबे जो घास देखने को मिलते हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे। और सूडान के ही बगल में आप यहाँ देखेंगे केनिया, युगांडा, तंजानिया, 3 देश पड़ते हैं, जिनके बीच में विक्टोरिया झील है। तो विक्टोरिया लेक आपको पता है, केनिया, युगांडा, तंजानिया। ऐसे समझिए कि किसी चीज़ को आप कुट देते हैं, तो कुटना, KUT, केनिया, युगांडा, तंजानिया, इन 3 देशों के बीच में बसा है विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया झील। जो अक्सर क्वेश्चन में आ जाता है कि विक्टोरिया झील किस देशों को नहीं टच कर रहा है या टच कर रहा है, तो कुटने से याद कर लीजिएगा, कुट रहे हैं KUT, केनिया, युगांडा, तंजानिया। तो इसी युगांडा में भी यहाँ जब युगांडा है, तो लंबी लंबी घासें यहाँ भी मिलती हैं। लेकिन इन घासों का कुछ नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? तो ये नाम रखा गया है एलिफेंट ग्रास। अब हाथी, हमें पता है कि ज़मीन पर चलने वाला सबसे बड़ा जानवर है, तो ज़मीन पे पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर हाथी है। तो चलिए हाथी के नाम पे घास रख देते हैं। और हाथी वैसे भी घास वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तराई रीजन जैसे अपने देश का हो गया, कर्नाटका हो गया, और तमिलनाडु, केरला, यहाँ पे भी मिलते हैं। तो घास वाले इलाके में तो अपने यहाँ भी हाथी मिल रहे हैं, तो वहाँ भी हाथी के नाम पे एलिफेंट ग्रास रख दीजिए। और अफ्रीकन हाथी, अफ्रीकन एलिफेंट को कभी आप देखिएगा सर्च करके, वो तो अपने इंडियन से भी 1.25 गुना 1.5 गुना बड़े होते हैं। तो एलिफेंट ग्रास, अब क्वेश्चन आपको पूछ दे एलिफेंट ग्रास कहाँ पाया जाता है, तो कॉन्टिनेंट का नाम जब पूछे तो अफ्रीका, देश का नाम पूछे तो युगांडा। और छोटे छोटे पेड़ भी आपको दिखेंगे।
अब पेड़ आपको कैसे कैसे दिखेंगे, कुछ पेड़ आपको ऐसे दिखेंगे जो बिल्कुल ऐसे इस तरह के शेप में है। क्यों? मान लीजिए तेज हवाएं आती हैं, सूखा एरिया है, मान लीजिए इधर रेगिस्तान साइड से कई सारी हवाएं तेज तेज आती रहती हैं गर्मियों में, तो वो सूखी हवाएं इस पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगी। वो देखिए इस तरह से डिज़ाइन होता है पेड़ का कि वो हवाएं कट के इधर उधर से बह के निकल जाती हैं और पेड़ सुरक्षित पाते हैं अपने आप को इन तेज चलने वाली हवाओं में भी। या फिर आपको इस तरीके के पेड़ देखने को मिलेंगे जिनकी जो ट्रंक है, जिसको आप समझ जाइए कि जो तना है वो काफ़ी चौड़ा होता है और पेड़ पत्ते जो होते हैं वो कम होते हैं। पत्ते क्यों कम होते हैं? क्योंकि हमने डेसिडुअस फॉरेस्ट में भी पढ़ा था कि पत्ते इसलिए कम हैं क्योंकि पत्तों से भी तो कुछ वाष्पीकरण से पानी का वो हो रहा है, भाप बन के निकल रहे हैं, वेपोराइज हो रहे हैं पेड़ों से। तो जब पत्ते गिर जाएंगे तो जो पेड़ है वो कुछ मॉइस्चर समझ लीजिए, पानी समझ लीजिए, अपने अंदर समेट के रख लेता है। तो ये पानी अपने समय तक सूखे एरिया में लंबे समय तक अपने अंदर रख सकें, तो इसलिए इनकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा होती है। और पत्ते तो छोटे छोटे हैं, तो पेड़ पौधे मतलब ऊपर से जो पत्तियां हैं वो थोड़ी सी निकली रहती हैं। तो इन पेड़ों को हम कहते हैं बाओबाब पेड़। तो कभी ऑप्शन में आ जाएगा कि बाओबाब जो पेड़ हैं वो कौन से एरिया में मिलते हैं, डेजर्ट दे दे, मरुस्थल दे दे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड दे दे, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान दे दे, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट दे दे, कुछ भी नाम दे दे, आपका आंसर होना चाहिए अफ्रीका और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। मतलब इन क्षेत्रों में आपका इस क्लाइमेट में, ये जो सवाना या सूडान क्लाइमेट है, इसी जलवायु में आपको ये बाओबाब पेड़ देखने को मिलता है। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया। और ये सबसे अधिक घास के मैदान आपको देखने को मिल रहे हैं, तो सूडान क्लाइमेट जहाँ नाम रखा गया है, तो वही सवाना ग्रासलैंड भी इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो सवाना ग्रासलैंड आपके कहाँ है, सवाना घास के मैदान यहाँ पे अफ्रीका में। अब हम एक पढ़ लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी यही बात है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी आप देखेंगे ये इधर पहाड़ आपको ज़्यादा दिख रहे हैं और पहाड़ के दूसरे साइड चूंकि कम बारिश हो रही है तो वहाँ घास के मैदान आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको जो घास के मैदान देखने को मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में, उसका नाम हमारा डाउन्स होगा, डाउन ग्रासलैंड्स, डाउन्स घास के मैदान। और एक आपको अफ्रीका में भी यही कहानी देखने को मिलेगी। साउथ अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में भी आप यहाँ देखेंगे तो आपको ऊंचे ऊंचे थोड़े से पहाड़ देखने को दिखेंगे। दूसरे साइड आपको जो घास के मैदान देखने को मिलेंगे वो आपका बुश मतलब झाड़ी होती है। झाड़ी भी आप देखेंगे कि छोटी छोटी होती हैं झाड़ियाँ, तो बुश वेल्ड या वेल्ड, सिर्फ वेल्ड नाम भी आपको शब्द आएगा तो दक्षिण अफ्रीका उसका आंसर होगा। डाउन्स आएगा तो ऑस्ट्रेलिया होगा, ये सवाना हो गया तो अफ्रीका हो जाएगा। आपका लानोस हो गया तो वेनेजुला और कोलंबिया हो जाएगा, ये ओरिनिको बेसिन हो जाएगा। जब कैंपोस आएगा तो उसमें ब्राज़ील, कुछ हिस्सा अर्जेंटीना का, उरुग्वे, पराग्वे, ऑप्शन के हिसाब से आपको मार्क कर देना है। और जब कटिंगास और सेराडोस होगा तो ये पूरे के पूरे ब्राज़ील में आते हैं। तो ये घास के मैदान आपके कवर हो गए। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप अक्सर सुनते हैं कि जो हवाएं आप देख रहे हैं जो चल रही हैं यहाँ पे, तो ये हवाएं क्या है कि ये देखिए हाई प्रेशर रीजन से जब ये इधर इक्वेटर की तरफ बह रही हैं तो ये आपका सहारा डेजर्ट या सहारा मरुस्थल है। तो जब यहाँ से हवाएं बह रही हैं तो होता क्या है कि यहाँ पर तो उमस वाला माहौल बना हुआ है। अब उमस और गर्मी में हमारे शरीर से जो पसीने हैं वो वेपराइज हो नहीं पाएंगे, वो भाप में बदल नहीं पाएंगे, उनका वाष्पीकरण नहीं होगा, तो उससे इंसान परेशान होता है। अब जब आप परेशानी में हैं, आप तकलीफ़ में हैं, दुख में हैं, आप मतलब रोगी हैं मान लीजिए, और उस समय आपको जो ठीक कर दे, तो डॉक्टर ही ठीक करता है आपको अधिकतर समय, तो जब डॉक्टर ठीक करता है तो आपको सही लगता है। तो उसी तरीके से जब ये हवाएं यहाँ पे सूखी चलेंगी, उस समय जब सबसे अधिक उमस वाला माहौल होगा, तो वो आपके लिए डॉक्टर की तरह काम करेगा कि हम इतने तकलीफ में थे और आपने हमें निजात दिला दिया। तो इसीलिए इस हवाओं का नाम, जो सहारा डिज़र्ट से हवाएं, देखिए ये सहारा डिज़र्ट की तरफ से बहते हुए आ रही हैं, तो सहारा डिज़र्ट आपका रेगिस्तानी वाला एरिया है, मरुस्थल वाला एरिया है, तो जाहिर सी बात है सूखी हवाएं आएंगी, तो उमस वाले जगह पे सूखी हवाएं आएंगी तो आपको राहत फील होगा। तो इसीलिए हम इसे डॉक्टर विंड भी कहते हैं, या फिर हरमाटन। हरमाटन आपको शब्द इंग्लिश हिंदी में सेम ही देखने को मिलता है, हरमाटन विंड देखने को मिलता है। तो हरमाटन विंड का ये तरीका है चलने का। विंड्स पे भी हम एक बार अलग से वीडियो देख लेंगे। तो कॉन्सेप्ट अभी यहाँ से जब क्लियर होते हुए चलेंगे तो बहुत सारे विंड्स रिपीट होंगे, तो आपको उस समय बड़े अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए ये ऑफशोर है, समझाने की ज़रूरत नहीं है। ऑफशोर का मतलब क्या हो गया कि ज़मीन से समुद्र की तरफ बह रही हैं, तो बिना नमी वाली हवाएं हैं, तो इसे हम अपतटीय व्यापारी हवाएं कहते हैं। और ट्रेड विंड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हीं हवाओं की बदौलत तो लोग पकड़ के हवाओं का डायरेक्शन से, दिशाओं से व्यापार करते थे, तो ट्रेड विंड हो गया। एक ट्राइब के बारे में आप और समझ जाइए। यहाँ मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि युगांडा में जो लंबी लंबी घासें हैं उसका नाम एलिफेंट ग्रास जो हमने नाम रखा हुआ है,
तो युगांडा के बगल में ही आपको केनिया और तंजानिया देखने को मिलता है। ठीक है, केनिया, युगांडा, तंजानिया, कूट, मैंने आपको बताया था कूट देंगे। केनिया, युगांडा, तंजानिया, और इन तीनों देशों के बीच में विक्टोरिया झील है। अब विक्टोरिया झील है, ठीक है, समझ में आता है। युगांडा भी पढ़ लिया हमने। तंजानिया का जो उत्तरी हिस्सा है और केनिया वाला, मतलब ये ईस्टर्न जो पूर्वी ये अफ्रीकन हाईलैंड्स है। हाईलैंड फिर से क्या मतलब आ गया, हाईलैंड्स का मतलब आ गया कि फिर से पहाड़ों वाला क्षेत्र है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको कुछ जनजातियाँ देखने को मिलती हैं, उसमें से एक फेमस ट्राइब है जिसका नाम है मसाई ट्राइब। तो ये मसाई ट्राइब आपके दो ऑप्शन तरीके से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। या तो आपसे पूछ दे कि ईस्ट अफ्रीकन में पाए जाते हैं, पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। तो दिशा के हिसाब से आपको समझ में आ गया कि ये तो ईस्ट अफ्रीका है। थोड़ा टफ ऑप्शन बना दे तो देश का नाम पूछ देगा, केनिया, तंजानिया, बस दोनों में से जो देश आपको दिख जाए आंसर मार दीजिएगा। दोनों दिया होगा तो बोथ का भी ऑप्शन देगा, बोथ नहीं भी दिया तो तंजानिया पहले नंबर पे रखना है। तो ये केनिया, तंजानिया दोनों ही देशों में पाया जाता है। एक मसाई ट्राइब, ये मसाई ट्राइब इसलिए भी फेमस है, ये क्या करते हैं कि अब देखिए यहाँ घास के मैदान है, तो घास है तो इनके पास कुछ गाय भैंस जैसी मवेशी भी होंगे, तो ये चरवाहा टाइप के जनजाति हैं। तो इनको जनजाति और चरवाहा दोनों साथ समझिए कि इनके गाय भैंस इनके पास में है, और बड़ा प्रेस्टीज का बात माना जाता है। जिसके पास जितने अधिक गाय भैंस होंगे, आपको थोड़ा थोड़ा वैदिक कल्चर याद आ रहा होगा कि जिसके पास गाय थी वो उतना ही धनवान, उतना ही समृद्धशाली माना जाता था। ठीक यहाँ पर भी है। तो अक्सर क्वेश्चन में अगर आपको कभी पूछे कि जेबू, जेबू शब्द है ZEBU इंग्लिश में और हिंदी में जेबू, तो जेबू कैटल यानी जेबू मवेशी कौन सी जनजाति से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए टफ क्वेश्चन पूछ दिया तो आपका आंसर होगा मसई ट्राइब, क्योंकि मसई जनजाति जो अपने साथ ये मवेशी लेके घूमते हैं, जेबू मवेशी या जेबू कैटल, तो इनके साथ खास बात क्या है ना कि आप साथ में कैटल रखे हैं तो ठीक है, दूध वगैरह तो आप पियेंगे ही। इनको आदत है सुबह सुबह फ्रेश उनका थोड़ा सा खून पीने का, तो ये फ्रेश ब्लड पीने के लिए भी पाए जाते हैं। और दूसरी चीज़, एक और ट्राइब आपको यहाँ जानने को मिलेगा, हौसा ट्राइब। हौसा ट्राइब जो है ये देश के नाम के साथ आपको ऑप्शन में मिल सकता है। ये नाइजीरिया में मिलते हैं। नाइजीरिया में भी बेसिकली जो उत्तरी नाइजीरिया है, नॉर्दर्न नाइजीरिया है, वहाँ आपको हौसा ट्राइब देखने को मिलेगा। तो दो जनजाति भी आपने समझ लिया आज ही। जब हम कभी जनजाति पे अलग से एक वीडियो समझेंगे कि ये लोग कहाँ पाए जाते हैं, तो इसमें ये फिर से मसई ट्राइब और हौसा ट्राइब दोनों आएगा, तो आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा। अभी आप साथ में समझ लीजिए, दो ट्राइब आपके ये पूरे हो गए और एक आपका ये हरमाटन वाला हवा भी इसी में कवर हो गया। बाकी अब हमारा ये ग्रासलैंड वाला जो पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। बहुत इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो है, इसको अच्छे से रिवाइज करेगा। इसके जो इमेजेस हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में, हर वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन लिंक में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है, वहाँ पर आपको ये वीडियोस के इमेजेस वहाँ पे शेयर कर दिए जाते हैं, फ्री में आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज अपना यहीं पे वीडियो कंप्लीट करते हैं। और जो क्वेश्चंस हैं वो हर बार की तरह, वो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो तो टेस्ट वगैरह में इंक्लूड कर दिया जाएगा। आप बस यहाँ से अच्छे से पढ़ते रहिए, बाकी वीडियोज़ और इमेजेस तो सबके लिए फ्री में है ही। तो अभी हमारे पास और 5-6 वीडियोज़ और बचेंगे क्लाइमेटिक रीजन से, जिसमें हम पूरा यहाँ से करते हुए कंप्लीट करेंगे लास्ट तक। इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर जब हम वॉल्केनो वगैरह उठाएंगे तो एक बार प्लेट वगैरह का कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे, जिससे कि वॉल्केनो वगैरह का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और फैक्ट याद हो जाए। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी 8-10 वीडियो में कंप्लीट हो जानी चाहिए, ज़रूरत पड़ेगी तो ज़्यादा भी बन जाएगा। उसके बाद हिस्ट्री टाइमलाइन के साथ या UPG के या करंट अफेयर मैप के साथ बीच बीच में ये भी चलाते रहेंगे। ठीक है, तो आज अपना वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।